हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपकी क्लास में। तो बच्चे, आज जो हमारी क्लास है, याद रखिए हमारी क्लास है जीव विज्ञान की। किसकी? जीव विज्ञान की। पहले एक बात मैं बता दूं बच्चे कि जो साइंस की जीएस है, तो साइंस की जीएस में जीव विज्ञान का अपना बहुत ही महत्व है। क्लियर है? जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो बच्चे, जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान जीएस में खासकर साइंस के सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीव विज्ञान से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहां देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो बच्चे देखिए, जीव विज्ञान के अर्थ को समझने के लिए हमें सबसे पहले जीव शब्द को समझना है। क्लियर है? याद रखिए, जीव का मतलब होता है सजीव। सजीव जिसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? जो बच्चे, जो जिंदा हो। जो क्या हो? जिंदा हो। और जिंदा वो है बच्चे जिसमें क्या हो? गतिविधि हो, यानी जिसमें हरकत हो, गतिविधि हो, वही क्या है? जीव है। और इनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं बच्चे, तब जा करके ही हम उसे क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब है कि विज्ञान में जीव का अध्ययन करना है। जीव का मतलब है जो सजीव है, जो जिंदा है और जिनमें गतिविधि हो। तो सभी बच्चे, यहाँ पर अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। देख रहे हैं बच्चे? वो ब्रांच है। इसका मतलब विज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसी शाखा में एक शाखा क्या है? जीव विज्ञान है। तो याद रखना है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों का, वह शाखा है जिसमें हम समस्त, यानी बच्चे इस पृथ्वी पर जितने भी हैं, क्लियर है, समस्त जीवधारियों का, जीवधारी का मतलब ही होता है बच्चे जो सजीव हो, जिनमें जीवन हो, जो जिंदा हो, जिनमें गतिविधि हो। क्लियर है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक, याद रखेंगे बच्चे, जन्म से मृत्यु तक विस्तृत अध्ययन करते हैं। जन्म से मृत्यु तक क्या करते हैं? हम उसमें विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसका मतलब है बच्चे, हमें जीवों के जन्म से शुरू करके उनकी मृत्यु तक का सफर करना है। तो यहाँ सभी बच्चे याद रखना है आपको कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं बच्चे? हम उसका अध्ययन करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि मैं फिर से बोल दूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों का, देख रहे हैं बच्चे, समस्त जीवधारियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक, यहां फोकस करेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम क्या करते हैं? एक विस्तृत अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब एक बात याद रखना है आपको कि जीव विज्ञान को शाखा के रूप में स्थापित किसने किया था? तो अरस्तु ने स्थापित किया था। याद रखेंगे कि इसे शाखा के रूप में, इसे शाखा के रूप में, इसे शाखा के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया था। इस बात को याद रखेंगे बच्चे, किसने स्थापित किया था? अरस्तु ने स्थापित किया था। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये देखा बच्चे कि जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? अरस्तु ने स्थापित किया। इसका मतलब है कि जब अरस्तु ने जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में स्थापित किया, इसका मतलब अरस्तु ही जीव विज्ञान का क्या है? जन्मदाता है या पिता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है बच्चे कि जो अरस्तु है, अरस्तु जीव विज्ञान का जन्मदाता या क्या है? पिता है। अरस्तु जीव विज्ञान का जन्मदाता या क्या है बच्चे? पिता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो हम क्या कहेंगे? अरस्तु जो है
वही जीव विज्ञान का जन्मदाता है या क्या है बच्चे, जीव विज्ञान का पिता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है, बायोलॉजी। तो यहां पर बच्चे एक प्रश्न चेंज हो जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। याद रखना है कि जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग है 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इस बात को भी याद रखना है बच्चे आपको कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 में लैमार्क। याद रखेंगे बच्चे, बायोलॉजी एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, जिस तरह जीव विज्ञान हिंदी शब्द है। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था, ट्रेविरेनस ने किया था। पूरी बात समझ में आ गई। याद रखेंगे, हम किसी भी चीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो एकदम जीरो लेवल से हम बात को शुरू करेंगे और एकदम बच्चे की तरह पढ़ना है ताकि हम सारे प्रश्नों को डील कर पाए। याद रखना है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 में किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए अब यहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं और अब यहां जीव विज्ञान की हम आगे बढ़ते हैं कि अब जीव विज्ञान में आगे क्या है। यहां सभी बच्चों ने लिख लिया है, मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप सभी बच्चे वीडियो पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से चीजों को लिखिए। चलिए बच्चे, अब याद रखना है कि जीव विज्ञान में अब आगे क्या है, हमें यह भी पता करना है। क्लियर है? तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि विज्ञान कहता है या जीव विज्ञान कहता है कि जीव विज्ञान की क्या है, दो शाखाएं हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो जीव विज्ञान है बच्चे, उस जीव विज्ञान की भी क्या है, दो शाखाएं हैं और हमें उन शाखाओं के बारे में भी जानना है। पूरी बात समझ में आ चुकी है, तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अब याद रखना है बच्चे कि जो जीव विज्ञान है उसकी क्या है, दो शाखाएं हैं। देखिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कि जीव विज्ञान की क्या है, दो शाखाएं हैं। तो बच्चे इन शाखाओं में हमें पता चलेगा कि कितने जीवन पर इस पृथ्वी पर सजीव क्या क्या है। तो बच्चे दो शाखाएं हैं, तो याद रखिएगा जो दो शाखाएं हैं, एक शाखा को कहा गया है वनस्पति विज्ञान। क्या कहा गया है, वनस्पति विज्ञान। क्लियर है बच्चे? अच्छा, और जो दूसरी शाखा है हमने उसे क्या नाम दिया है, हमने उसे नाम दिया है बच्चे प्राणी विज्ञान। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर दो चीजें सजीव हैं, एक वनस्पति और दूसरा क्या है बच्चे, प्राणी विज्ञान। याद रखेंगे वनस्पति को हम पादप भी कहते हैं, उसी तरह बच्चे प्राणी को हम जंतु भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पादप विज्ञान कह लें या प्राणी विज्ञान कह लें। अब देखिए बच्चे, अब वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है यानी पिता, तो देखिए वनस्पति विज्ञान का अगर हमें पिता की बात की जाए कि कौन इसका पिता है, तो बच्चे याद रखना है वो है थियोफ्रेटस। उस व्यक्ति का क्या नाम है, थियोफ्रेटस। क्लियर है? यहां एकदम ग्राफ से सब कुछ क्लियर कीजिए कि वनस्पति विज्ञान का जो पिता है वो क्या है बच्चे, थियोफ्रेटस है। और थियोफ्रेटस की जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। फिर याद रखेंगे थियोफ्रेटस की जो पुस्तक थी बच्चे, थियोफ्रेटस की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम, हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। और याद रखेंगे हिस्टोरिया प्लैनेटेरम में उसने लगभग 500 प्रकार के वनस्पति की बात की थी। कितना बच्चे, लगभग 500 प्रकार की वनस्पति थी। क्लियर हो चुका? तो यहाँ सभी बच्चे याद रखना है कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। पहले को कहा गया पादप और वनस्पति विज्ञान, दूसरे को कहा गया जंतु या प्राणी विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान का जो पिता है उसका क्या नाम है, थियोफ्रेटस। और थियोफ्रेटस की पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। उस हिस्टोरिया प्लैनेटेरम में इसने लगभग
500 प्रकार के वनस्पतियों का क्या किया था, जिक्र किया था, चर्चा किया था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा, उसी तरह हम चलते हैं यहां पर कि जो जंतु विज्ञान है, अब उस जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो याद रखना है कि जंतु विज्ञान का भी पिता कौन है बच्चे, वो अरस्तु ही है। जिस तरह अरस्तु देखिए जीव विज्ञान का भी पिता है और जंतु विज्ञान का भी पिता कौन है बच्चे, वो अरस्तु ही है। और अरस्तु की जो पुस्तक है बच्चे उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, अब ये देखिए क्लियर है। अब इसकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। पूरी बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा इसने भी बच्चे अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जीवों का भी क्या किया था, इसने भी जिक्र किया था। पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे इस तरह से हमने ग्राफ से चीजों को बहुत बखूबी सीखा है कि जंतु विज्ञान का जो पिता था वो था अरस्तु, और अरस्तु की पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें उसने क्या किया था, 500 प्रकार के जीवों का उसने भी क्या किया था बच्चे, चर्चा किया था। यहां आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है ना। अब बच्चे फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और अब और चीजों को भी सीखना शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। तो बच्चे याद रखिएगा कि इसमें सभी जीवधारी की बात करते हैं, यानी वनस्पति भी जीवधारी है, सजीव है, जीव है। उसी तरह प्राणी भी बच्चे सजीव है, जीवधारी है। तो जब भी हम जीवधारी कहेंगे बच्चे, तो जीवधारी में हम वनस्पति की भी बात करेंगे और प्राणी की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए फिर मैं आगे मिटाऊं। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और बच्चे एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमें कुछ भी नहीं हड़बड़ाना, बस चीजों को बखूबी सीखते चलना है। पूरी बात समझ में आ गई। क्योंकि देखिए साइंस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो आप चीजों को बखूबी सीखेंगे तो फिर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चे अब जरा हम जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। मैंने अभी आपको जीवधारी समझा दिया है। चलिए यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। जीवधारी का वर्गीकरण, जीवधारी का वर्गीकरण यानी जितने भी सजीव हैं, जीव हैं, उनका क्या करना है हमें बच्चे, वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो वर्गीकरण का आधार, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण का आधार, ठीक है, किसने दिया था, तो बच्चे याद रखिएगा कि जीवधारियों के वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार है वो जॉन रे ने दिया था। याद रखेंगे। और आधार भी कैसा था बच्चे, वैज्ञानिक था। तो याद रखना है कि जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जिस व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का क्या नाम था, जॉन रे। क्या नाम था बच्चे, जॉन रे ने दिया था। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि हमें जीवधारियों का वर्गीकरण करना है और वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार जिस व्यक्ति ने दिया था उसका क्या नाम था, जॉन रे। जॉन रे ही ने दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ बच्चे कि ये तो वैज्ञानिक आधार दिया था, लेकिन इसके बाद जो आधुनिक वर्गीकरण हुआ वो कैरोलस लीनियस ने किया था। क्लियर है। अच्छा बच्चे फिर देखिए, अब यहां पर अगर यही पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण किसका था, याद रखना है कि वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने दे दिया था, लेकिन अगर आधुनिक वर्गीकरण की बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण जो बच्चे एक कैरोलस लीनियस नाम के व्यक्ति ने किया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जीवधारियों का वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार है वो जॉन रे ने दिया था, लेकिन बाद में जो आधुनिक वर्गीकरण हुई, मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुई, वो आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। क्लियर है। तो बच्चे जब कैरोलस लीनियस ने आधुनिक वर्गीकरण दिया तो उसने क्या किया, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, क्या नाम था बच्चे, सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को 2 भागों में बांट दिया था। याद रखेंगे कि कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, अपनी पुस्तक, इसकी जो पुस्तक थी बच्चे, अपनी पुस्तक, उसमें उसका नाम था पुस्तक का सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी में उसने क्या किया कि जितने भी जीवधारी थे, जीवधारी को 2 वर्गों में बांटा,
दो वर्गों में बांटा। पूरी बात समझ में आ गई। याद रखना है कि आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया था और कैरोलस लीनियस की जो बुक थी बच्चे, पुस्तक थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। उसने सिस्टेमा नेचुरी में क्या किया कि जितने भी समस्त जीवधारी थे सभी जीवधारी को बच्चे उसने दो वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में बांटा? दो वर्गों में बांटा। एक को कहा पादप जगत और दूसरे को क्या कहा? जंतु जगत। याद रखिएगा बच्चे कि दो वर्गों में बांटा। तो दो जो वर्ग थे, एक को उसने क्या कहा? पादप जगत कहा और दूसरे को ही उसने क्या कहा था बच्चे? जंतु जगत कहा था। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया, जो इसकी पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, उसमें उसने क्या किया कि जितने भी जीवधारी हैं बच्चे, पेड़ पौधे जंतु, सबको मिलाकर उसने फिर दो वर्गों में बांट दिया और ये दो वर्ग का उसने क्या नाम दिया था? पादप जगत और जंतु जगत। और बच्चे इसी कारण, याद रखिएगा, इसी के कारण क्या हुआ कि जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस, क्लियर है बच्चे? कैरोलस लीनियस को ही, इसके इस काम के कारण बच्चे कैरोलस लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। क्या कहा गया? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। पूरी बात समझ में आ गई। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। स्पष्ट है? तो बच्चे ये कैरोलस लीनियस वाली बात को जरूर आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैरोलस, देखिए वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने दिया था, बताया था, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। और कैरोलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, उसमें उसने क्या किया? सभी जीवधारी को दो वर्गों में बांटा। एक को कहा पादप जगत और दूसरे को क्या कहा? जंतु जगत। यानी बच्चे सिंपल सी बात है, एक वनस्पति विज्ञान बता रहा है और एक जीव विज्ञान बता रहा है, देख रहे हैं, मतलब जंतुओं की विज्ञान बता रहा है। अच्छा, इसी के कारण क्या हुआ बच्चे कि जो कैरोलस लीनियस है उसी को ही क्या कहा गया? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि कैरोलस लीनियस को फिर क्या कहा गया? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। लेकिन बच्चे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, देखिए नई नई खोजें, सुधार होती ही रहती हैं। तो फिर क्या हुआ बच्चे कि जैसे वक्त आगे बढ़ा तो व्हिटकर ने एक 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण कर दिया। स्पष्ट है? और उसी वर्गीकरण ने क्या किया? आज कैरोलस लीनियस का स्थान ले लिया। पूरी बात समझ में आ गई। अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि लीनियस का स्थान, देखिए लीनियस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन लीनियस का जो स्थान है, ठीक है बच्चे, अब किसने लिया? उसका नाम था R.H. व्हिटकर। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि लीनियस का स्थान R.H. व्हिटकर, ये देखिए बच्चे R.H. व्हिटकर के 5 जगत, देख रहे हैं बच्चे, इसने 2 जगत बताया था, लेकिन R.H. व्हिटकर ने क्या किया? 5 जगत, समझ में आ रहा है, प्रणाली ने ले लिया। क्लियर है? तो लीनियस का स्थान R.H. व्हिटकर के 5 जगत, ठीक है बच्चे, 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। प्रणाली ने क्या किया बच्चे? ले लिया। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि लीनियस, पहले देखिए वर्गीकरण का आधार जॉन रे ने दे दिया, कैरोलस लीनियस ने 2 भाग में बांट भी दिया, पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लीनियस का स्थान R.H. व्हिटकर ने लिया। किसने बच्चे? R.H. व्हिटकर ने। और इसने क्या बता दिया? इसने 5 जगत प्रणाली बताई। अब बच्चे इसका मतलब है कि आज जो है यही 5 जगत प्रणाली से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ये 5 जगत प्रणाली को भी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, अभी हम स्टार्टिंग में देखेंगे ये 5 जगत प्रणाली क्या है। हो सकता है कि कुछ शब्द, कुछ टर्म आपके लिए एकदम नए हो, लेकिन जैसे जैसे क्लास ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी ये सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चे याद रखना है, पहले मैं फिर से याद दिला दूं कि वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे, आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस, 2 पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन याद रखना है कि लीनियस का स्थान किसने लिया? R.H. व्हिटकर ने। और R.H. व्हिटकर ने कितने डिवीजन किए? 5 जगत। यहां 2 जगत था, लेकिन इसने कितना किया? 5 जगत। अब बच्चे अब हम 5 जगत की बात करेंगे और देखते हैं ये कौन कौन से हैं 5 जगत। क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा दूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बस जैसे बोल रहा हूं वैसे पढ़ते चलेंगे बच्चे और एकदम साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ताकि हमारे
सारे प्रश्न जो है बखूबी बनते जाएं और हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे क्या हो, बढ़ता चला जाए। पूरी बात समझ में आ चुकी है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट हम एक साथ कवर करेंगे ताकि हमारे कोई भी प्रश्न हमें डिस्टर्ब ना करे। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले देखिए 5 जगत प्रणाली की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 5 जगत प्रणाली। क्लियर है? तो 5 जगत प्रणाली में बच्चे अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले को मैंने क्या कहा है? मोनेरा। पहले को क्या कहा है बच्चे? मोनेरा। तो चलिए मोनेरा को सीखते हैं। क्लियर है? 5 जगत प्रणाली और पहला क्या है? मोनेरा। सभी बच्चे याद रखिएगा कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें कौन से जीव आते हैं? तो याद रखेंगे सभी। देखिए हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, अभी हमें चीजों को सीखना है। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। क्लियर हो चुका? तो हमने ये देखा कि जो मोनेरा जगत है उस मोनेरा जगत में कैसे जीव आते हैं? तो सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। क्या बच्चे? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं बच्चे? याद रखना है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। देखिए जैसे आपने जीवाणु तो सुना है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, तो बच्चे जीवाणु क्या है? वो मोनेरा में है। उसी तरह बच्चे जीवाणु, साइनो जीवाणु जिसे हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे? साइनो बैक्टीरिया, साइनो जीवाणु। याद रखिएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फिर उसी तरह बच्चे साइनो जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, और फिर तंतुमय जीवाणु, तंतुमय जीवाणु। इसका मतलब है बच्चे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, आप सिंपल याद रखेंगे कि सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और ये किसमें गिने जाएंगे? मोनेरा में गिने जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ओवरऑल याद होनी चाहिए बच्चे कि जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और सब किसमें आते हैं? तो सभी के सब आते हैं बच्चे आपको मोनेरा में। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए मोनेरा के बाद हम आगे चलते हैं और बच्चे हमारा आगे चलते हैं वो है प्रोटिस्टा। ठीक है क्या बच्चे? अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोटिस्टा। क्लियर? अब जरा प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं। याद रखेंगे बच्चे कि जो प्रोटिस्टा है इसमें एक कोशिकीय जलीय, याद रखेंगे सभी एक कोशिकीय जलीय, देख रहे हैं जल में रहने वाले बच्चे, जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखना है बच्चे कि प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय, देखिए हम आगे सब पढ़ेंगे, एक कोशिका वाले जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यानी बच्चे जल में रहने वाले यूकैरियोटिक जीव आएंगे तो हम उन्हें क्या कह देंगे? प्रोटिस्टा है। और याद रखना यूग्लिना इसी में है, यूग्लिना। क्लियर है बच्चे? यूग्लिना ये इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना को हम प्रोटिस्टा में ही मानते हैं। तो याद रखना कि यूग्लिना इसी में है। और बच्चे यूग्लिना की एक खूबी जान लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, यूग्लिना जंतु और पादप के बीचों बीच आता है, ये सीक्वेंस है। क्लियर है? तो याद रखना है आपको कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना जंतु एवं पादप के मध्य आता है। ये कड़ी है बच्चे, पादप के मध्य आता है। इसका मतलब है कि यूग्लिना ना तो पूरे तरीके से जंतु है और न ही पूरे तरीके से क्या है बच्चे? पादप है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा है उसमें सभी एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं और यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। और यूग्लिना को कहा गया है कि ये जंतु और पादप के मध्य है, ना तो ये पूरे तरीके से जंतु है और ना ही ये पूरे तरीके से क्या है बच्चे? पादप है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अच्छा, एक चीज और याद रखना है बच्चे कि ये जो प्रोटिस्टा जीव है ये स्वपोषित और इतर पोषित दोनों
दोनों होते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या होते हैं, यह स्वपोषित होते हैं। बच्चे स्वपोषित का मतलब क्या है, जो अपना भोजन खुद बनाए। अगर मान लीजिए ये पादप है, इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन भी बना लेंगे। तो याद रखना है कि यह स्वपोषित एवं इतर पोषित। देखिए बच्चे, इतर पोषित का मतलब होता है पैरासाइट, जो दूसरे पर निर्भर हो। तो अगर मान लीजिए ये जंतु के रूप में है तो फिर ये दूसरे में निर्भर भी तो हो जाएगा अपने भोजन के लिए। तो याद रखना है कि प्रोटिस्टा और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, ये स्वपोषित और इतर पोषित दोनों होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, दोनों हो सकते हैं या दोनों होते हैं। वो जिस फॉर्म में रहे उसी फॉर्म में क्या करेंगे, ये अपना काम करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई। यानी ये स्वपोषित भी और इतर पोषित भी हैं, अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं या अपने भोजन के लिए क्या हो सकता है कि दूसरे पर निर्भर भी हो सकते हैं। इसलिए ये चीजें बच्चे आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए, हमने प्रोटिस्टा को भी सीख लिया बच्चे। फिर अगला तीसरा देखते हैं। तीसरे को क्या कहा गया, पादप। क्लियर है। अब जरा पादप को सीख लेते हैं कि बच्चे पादप जो है वो क्या है। तो देखिए पादप का मतलब क्या है, वनस्पति और पेड़ पौधों को ही बच्चे पादप कहते हैं। तो इसमें बहुकोशिकीय, रंगीन और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव आते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना है पादप में क्या आते हैं, इसमें बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, कोशिकाएं हैं। तो इसमें बहुकोशिकीय और रंगीन, क्या पेड़ पौधे कलरफुल नहीं होते, रंगीन नहीं होते, तो इसमें बहुकोशिकीय, रंगीन, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव आते हैं। क्योंकि बच्चे याद रखिएगा कि पौधे अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण से ही प्राप्त करते हैं। क्लियर है। तो जीव क्या होते हैं बच्चे, आते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो पादप है इसमें बहुकोशिकीय, रंगीन और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को क्या करते हैं बच्चे, हम काउंट करते हैं। क्लियर हो चुका। अच्छा, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शैवाल हुआ, मॉस हुआ, पुष्पीय पौधा हुआ, अपुष्पीय पौधा हुआ। ठीक है। अगर बच्चे आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए शैवाल, ठीक है, शैवाल भी इसी में आता है। फिर बच्चे मॉस इसी में आता है। पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधा मतलब जिसमें फूल खिलते हो। लेकिन बच्चे बहुत से पौधे ऐसे हैं जिसमें पुष्प नहीं होता, तो याद रखेंगे कि अपुष्पीय पौधा भी इसी में काउंट होता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि पादप में बहुकोशिकीय, रंगीन और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव आते हैं बच्चे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें शैवाल भी है बच्चे, मॉस भी है, पुष्पीय पौधा भी है और अपुष्पीय पौधा भी है। पुष्पीय पौधा मतलब जिसमें फूल हो और अपुष्पीय पौधा जिसमें फूल नहीं हो। क्लियर हो चुका। तो चलिए, हमने 5 जगत प्रणाली में बच्चे अभी सिर्फ 3 जगत की प्रणाली को केयर किया है। स्पष्ट है। अब अगला है बच्चे हमारा, वो है कवक, जिसे आप फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस। तो कवक की भी बात कर लेंगे। तो आप ये भूलेंगे नहीं 5 जगत प्रणाली, वो ऑप्शन बना करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ 5 जगत में कौन कौन है। तो याद रखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक। बच्चे देखिए कवक में क्या है, इसमें यूकैरियोटिक परपोषित जीवधारी आते हैं। याद रखना है बच्चे, इसमें यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक, क्लियर है, परपोषित। याद रखिए परपोषित का मतलब है जो अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो परपोषित जीवधारी आते हैं। क्लियर है। तो आप ये भूलेंगे नहीं बच्चे। एक बात याद रखना है कि सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव हैं, बाकी आप प्रोटिस्टा में भी देख रहे हैं यूकैरियोटिक है, यानी जो जलीय है। उसी तरह बच्चे कवक में भी क्या देखा जा रहा है कि इसमें यूकैरियोटिक और परपोषित जीव आते हैं। इसका मतलब जो अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं। और बच्चे याद रखें, ये अपना भोजन अवशोषण से ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये जो जीव हैं ये अवशोषण भी करते हैं, ये अवशोषण
करते हैं, उन्हीं से इन्हें क्या मिलता है बच्चे, अपना भोजन मिलता है। तो आप इस बात को भी याद रखना है, जिसमें यूकैरियोटिक परपोषित जीवधारी आते हैं और ये क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और याद रखिए ये इतरपोषी होते हैं। क्या बच्चे, इतरपोषी। इतरपोषी का मतलब है जो अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है कि ये क्या होते हैं, कवक इतरपोषी होते हैं। और बच्चे इतरपोषी होते हैं, इनको हम परजीवी या मृतोपजीवी भी कह देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या है बच्चे, ये परजीवी हैं, यानी दूसरे पर निर्भर है, या हम इनको मृतोपजीवी कहते हैं। देखिए मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है कि मरे हुए चीजों से भी ये क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्ट है? तो याद रखना है आपको कि जो कवक होता है फंगस, इसमें यूकैरियोटिक परपोषित जीवधारी आएंगे, ये परिपोषित हैं और ये अवशोषण से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इतरपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। परजीवी का मतलब है दूसरे से भोजन लेना, और मृतोपजीवी का मतलब है बच्चे किसी मरे हुए शरीर से भी ये उसमें रहकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, फिर एक बात और याद रखना है बच्चे कि इनकी जो कोशिका की जो भित्ति है, भित्ति का मतलब होता है दीवार, भित्ति का मतलब क्या होता है बच्चे, दीवार। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है। इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार होता है बच्चे। इनकी कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली कमीशंस के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है। तो आप क्या कहेंगे कि इनकी जो कोशिका भित्ति है बच्चे वो काइटिन से बनी है। कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार, तो इनकी जो कोशिका है उसकी दीवार वो किससे बनी हुई है, तो वो हम कहेंगे कि वो काइटिन से बनी हुई है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है। चलिए बच्चे केयर कीजिए, 1 2 3 4 हमने 4 कवर किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, इसमें नए नए शब्द हैं जो अभी बच्चे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक शब्द अपने आप खुलते चले जाएंगे। अभी चीजों की पूरी सही जानकारी आपको रखनी है और यहीं से वो क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए 4 हो गया, मैं मिटाऊं, अभी हमारा 5वां बाकी है, अभी उसे भी हमें कवर करना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा बना लिया है बच्चे आप लोगों ने। मोनेरा सीख लिया आपने, प्रोटिस्टा को सीखा है, पादप को सीखा है और फिर कवक को। लेकिन यहाँ बच्चे जंतु की तो बात नहीं हो रही थी। चलिए अब जो अगला है 5वां है वो है एनीमेलिया। 5वां क्या है बच्चे, एनीमेलिया। 5वां एनीमेलिया। क्लियर? चलिए अब ये देखना है कि एनीमेलिया में कौन कौन से जीव आते हैं। याद रखिए इसमें बहुकोशिकीय जंतु, कौन कौन आएगा बच्चे, बहुकोशिकीय जंतु, जिनमें बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। इसमें बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी। क्लियर है बच्चे, यानी समान भोजन करने वाले। तो इसमें बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, इसमें समभोजी जंतु आएंगे, यूकैरियोटिक जंतु आएंगे बच्चे, यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक जीव भी होते हैं, यूकैरियोटिक। क्लियर है? याद रखना है बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी जंतु, यूकैरियोटिक जंतु और उपभोक्ता जीव भी इसी में आते हैं बच्चे। उपभोक्ता का मतलब है वैसे जीव जो दूसरे ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो देख रहे हैं एनीमेलिया में लगभग सब कुछ समाहित हो गया। याद रखना है एनीमेलिया में हमने देखा बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी, यूकैरियोटिक और जो उपभोक्ता जीव हैं वो सब किस में आते हैं, एनीमेलिया में आते हैं। और बच्चे याद रखिएगा एनीमेलिया के जीवों को ही मेटाजोआ भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। इन्हें बच्चे हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। यानी एनीमेलिया में जितने तरह के जीव शामिल हैं सभी का हमने क्या नाम दिया है, मेटाजोआ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सब इसी में आता है बच्चे। जैसे
हाइड्रा, जेलीफिश, हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, ये जितने क्रीम होते हैं बच्चे क्रीमी, स्टारफिश, तारा मछली, ये तारे की तरह नजर आता है, सब इसी में आता है बच्चे, क्रीमी हो गई, स्टारफिश हो गई, सरीसृप। देखिए सरीसृप का मतलब है जो रेंगकर चलते हैं, और रेंगकर जो चलते हैं बच्चे हम उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, इसमें सरीसृप आते हैं बच्चे। इसमें उभयचर भी आते हैं। उभयचर का मतलब क्या है, जो स्थल एवं जल दोनों में रहते हैं, और उभयचर को बच्चे हम इंग्लिश में एम्फीबियम भी कहते हैं। तो याद रखना है, इसमें हाइड्रा आते हैं, जेलीफिश, क्रीमी, स्टारफिश, सरीसृप्स यानी सभी रेप्टाइल्स बच्चे, रेंगने वाले जीव। फिर उभयचर जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं वो भी आते हैं बच्चे। स्तनधारी लोग भी आते हैं, यानी मानव जो स्तनधारी है बच्चे, स्तनधारी भी आता है, और इसी में पक्षी भी आते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो देख सकते हैं कि एनिमेलिया का संसार कितना ब्रॉड हो गया बच्चे। क्लियर है? ये सभी मेटाजोआ है बच्चे। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रा है, जेलीफिश है, क्रीमी, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर के साथ साथ जितने स्तनधारी और जितने पक्षी हैं बच्चे, वो सब के सब क्या हैं, इसी में आते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि व्हिटकर की 5 जगत प्रणाली को बखूबी हमने सीखा कि हिटलर जो है बच्चे, व्हिटकर वो 5 जगत में क्या क्या नाम देना चाहते हैं, और उन्होंने उनकी क्या क्या खूबियां बताई है। क्लियर है? अब बच्चे हम जीवों के नामकरण की एक और पद्धति है जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। जरा उस द्विनाम पद्धति पर हम आते हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सभी लोग सीख चुके हैं। ओके, अब जरा जीवों के बच्चे नाम की बात करते हैं। कहते हैं ना सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम होता है, तो जरा उसी वैज्ञानिक नाम की अब हम बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ याद रखिएगा, हमारा जो अगला पॉइंट है बच्चे वो है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। स्पष्ट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जितने भी जीव हैं सबके नामकरण की एक पद्धति है जिसको हम क्या कह देते हैं, द्विनाम पद्धति। तो प्रश्न है कि पहले इस पद्धति को दिया किसने? याद रखिएगा बच्चे, इस पद्धति को कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। क्लियर है? द्विनाम पद्धति को, इस पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है? यानी जो दो नाम की जो बात है बच्चे, जो दो नाम की पद्धति थी, मेथड थी, इस मेथड को भी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। और बच्चे याद रखिएगा कि जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। क्लियर है? यहां देखिए, फिर इसने क्या कहा कि जो जीवधारी का जो नाम है बच्चे, नामकरण का पद्धति तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। उसने क्या किया था कि जीवधारी का नाम जो है वो लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि इस पद्धति को भी कैरोलस लीनियस ने दिया था, और जीवधारी का जो नाम है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। इसका मतलब है लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। तो पहले बच्चे याद रखिए, जो इन 2 शब्दों में जो पहला शब्द आएगा, स्पष्ट है, पहला शब्द बच्चे उसके वंश की बात होगी। उस जीव के किसकी बात होगी? वंश की बात होगी। और वंश के बताने के बाद जो दूसरा शब्द आएगा बच्चे, वो उस जीव के जाति की बात होगी। भूलिएगा नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला शब्द वंश को बताता है, और जो दूसरा शब्द है बच्चे, वो दूसरा शब्द किसे बताता है? उस जीव की जाति को बताता है। यानी पहला शब्द वंश नाम बताएगा और दूसरा शब्द क्या बताएगा? उसकी जाति को बताएगा। और याद रखिएगा बच्चे, फिर उस जाति को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आएगा। तो पहला शब्द वंश बताएगा, दूसरा शब्द जाति, और बच्चे जाति के बाद, क्लियर है? यहां देखिए बाद में
खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आएगा, खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आएगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे कि बाद में खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आएगा। स्पष्ट है? तो आपको भूलना नहीं है कि जो द्विनाम पद्धति है बच्चे, उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था और लीनियस ने लैटिन भाषा के 2 शब्दों का ही वो प्रयोग करते थे, जिसमें पहला शब्द उसके वंश को बताएगा, ठीक है, उसके डायनेस्टी को, वंश को बताएगा, और दूसरा शब्द उसकी जाति को, कास्ट को बताएगा। और वंश जाति के बाद में केयर कीजिएगा बच्चे, बाद में जिस वैज्ञानिक ने खोजा है उसका क्या आएगा, उसका नाम भी आएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल में बच्चे सीख लेते हैं हम कैसे, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए बच्चे कि मानव, तो देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम सभी लोग जानते हैं, फिर से जानिए। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। और फिर क्या लग गया है बच्चे, लीन, क्या लग जाता है, लीन। भूलेंगे नहीं कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो मानव का नाम है होमो सेपियंस लीन। तो बच्चे हम हमेशा होमो सेपियंस पढ़ते हैं, पर पूरा क्या नाम है, होमो सेपियंस लीन। भूलेंगे नहीं, होमो सेपियंस लीन। अब बच्चे ये जो होमो सेपियंस लीन है, अब ये क्या हुआ, तो याद रखिएगा होमो क्या बता रहा है, मानव के वंश को, ठीक है। सेपियंस क्या बता रहा है, मानव की जाति को। और लीन क्या बता रहा है बच्चे, लीन आया है कैरोलस लीनियस के लिए। लीन किसके लिए आया है बच्चे, कैरोलस लीनियस के लिए। इसका मतलब है कि खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम। देख रहे हैं बच्चे, यहीं पर आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है, बस इसी को याद रखिएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप प्रश्न का आंसर बना लेंगे कि जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है, दरअसल उस पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया था। जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश बताता है, दूसरा शब्द जाति बताता है, और बाद में खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आएगा। जैसे होमो सेपियंस आया, क्लियर है। तो होमो में वंश है, यानी मानव का जो वंश है बच्चे, हमारा वंश हो गया होमो। सेपियंस हमारी जाति हुई, और लीन लगकर बता दिया उस वैज्ञानिक का नाम जिसने खोजा था। इसका मतलब है हमें क्या कहा जाता है, मानव को बच्चे होमो सेपियंस लीन। उसी तरह अलग अलग जो जीव हैं उनको खोजने वाले वैज्ञानिकों का नाम फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, तो बच्चे यहाँ पहले हमने जीव विज्ञान और जो वैज्ञानिक ने जिनका नाम दिया था वो सब पढ़ना हमने शुरू किया। लेकिन अब जरा ये सोचना है कि जीवों की जो इकाई है जिससे वो उत्पन्न हो रहे हैं, सारी चीजें बन रही है, वो इकाई, वो यूनिट क्या है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि सजीवों की, जीवों की या जीवधारियों की इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हो गया वो क्या हो गया, कोशिका एवं कोशिका संरचना। इसमें हम पूरी कोशिका और कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पूरी बात समझ में आ गई। और बच्चे अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आपके लिए नए नए थे वो सारे शब्द अब अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, बस आप क्लास को बखूबी सीखते चलिए। तो बच्चे जो हमारी अगली हेडिंग है, सभी लोग याद रखिएगा, हमारी अगली हेडिंग है कोशिका एवं कोशिका संरचना। कोशिका एवं कोशिका संरचना, यानी हम कोशिका और उसकी संरचना दोनों की बात करेंगे, कोई भी चीज हमसे नहीं छूटेगा। तो जैसा मैंने आपको क्या बताया था बच्चे कि कोशिका ही जीवन की क्या है, इकाई है। तो देखिए अगर इसकी आपसे परिभाषा पूछी जाए तो हम सीधा कहेंगे कि कोशिका किसी भी जीव की, बच्चे कोई भी जीव हो, क्लियर है, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी जीव की संरचना और क्रिया जो वो फंक्शन कर रहे हैं बच्चे, उन सब की इकाई को ही क्या कहते हैं,
कोशिका कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोशिका सजीवों की इकाई है बच्चे, लेकिन इकाई भी कैसी है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका बच्चे एक पारगम्य झिल्ली से घिरा होता है। याद रखिएगा, यह पारगम्य मतलब बच्चे जिसके हम आर पार होते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्लियर है। यह पारगम्य कला, क्या बच्चे, कला। याद रखेंगे, कला को आप अपने बोलचाल की भाषा में झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यह एक पारगम्य कला से घिरी होती है। यह एक पारगम्य कला से क्या होती है बच्चे, घिरी होती है। पूरी बात समझ में आ गई। फिर से याद रखिए, कोशिका ही किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और ये जो कोशिका है बच्चे वो एक पारगम्य कला या झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं होती। और बच्चे एक और बात याद रखिएगा, इसमें स्वजनन की क्षमता होती है, स्वजनन की क्षमता होती है, ठीक है। पूरी नोट्स को एकदम अच्छे से बनाएंगे, याद रखना है, इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। बच्चे स्वजनन की क्षमता का मतलब है ये खुद को नया जनन कर सकता है, यानी अपनी जैसी कोशिका को बना सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चे ये एक कोशिका है, ठीक है, तो ये क्या होता है, खुद टूट सकता है। और जैसे बच्चे टूट गया तो देख रहे हैं कि दो कोशिका का निर्माण हो गया, इसी को हमने क्या कहा, स्वजनन कहा। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि कोशिका एक ऐसा इकाई है बच्चे जो झिल्ली से घिरा होता है और इसमें स्वजनन की क्षमता होती है, यानी कोशिका टूट टूट कर बच्चे न जाने कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर दे, लाखों कोशिकाओं का निर्माण कर दे। तो आपको याद रखना है कि कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है बच्चे, और इसीलिए कोशिका को हम शरीर की सूक्ष्मतम इकाई भी कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर याद रखना है कि यह शरीर की सूक्ष्मतम मतलब बच्चे बहुत ही छोटा, सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम क्या होती है, इकाई होती है। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है, इसमें स्वजनन की क्षमता होती है, और यह शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है बच्चे, उसी को क्या कहेंगे हम, कोशिका कहते हैं। अच्छा, अब जो कोशिका विज्ञान है बच्चे, याद रखिएगा, हम उसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। तो अब कोशिका विज्ञान में क्या होता है, तो याद रखना है कि कोशिका विज्ञान में कहते हैं ना बच्चे, हर एक चीज का विज्ञान होता है। कोशिका विज्ञान, पहले याद रखिए कि कोशिका विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चे, साइटोलॉजी। तो सभी लोग याद रखिएगा कि कोशिका विज्ञान के तहत हम कोशिका की रचना और कार्यकी को पढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान के तहत हम कोशिका की रचना कैसे बनी है बच्चे, रचना एवं उसकी कार्यकी, फिजियोग्राफी को भी पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, किस तरीके से व्यवस्थित है। तो याद रखना है कि कोशिका विज्ञान जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं के तहत हम कोशिका की रचना को पढ़ते हैं, और रचना के साथ साथ उसकी कार्यकी का अध्ययन करते हैं, उसके फिजियोग्राफी का, उसकी चीजों की व्यवस्था का भी क्या करते हैं बच्चे, हम अध्ययन करते हैं। क्लियर हो चुका। तो सभी बच्चे याद रखना है कि कोशिका विज्ञान जिसे साइटोलॉजी कहा गया है, उसमें हम कोशिका की रचना और कार्यकी, भूलेंगे नहीं बच्चे, रचना और कार्यकी दोनों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। यहां पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि जो कोशिका की खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसने
एक सूक्ष्मदर्शी से, बच्चे सूक्ष्मदर्शी का मतलब है इसमें हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। उसने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी के सहयोग से कॉर्क के एक पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते की जैसी कोठरी देखी। क्या की बच्चे? इसने कॉर्क के एक पतले काट में, मतलब कॉर्क को उसने काटा बच्चे, ठीक है, कॉर्क के एक पतले काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरी देखी। क्या देखी बच्चे? कोठरी देखी। क्लियर है? तो उसने क्या किया रॉबर्ट हुक ने बच्चे कि कॉर्क का एक पतला काट लिया उसने और उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या देखी बच्चे? उसने कोठरी देखी और इसी कोठरी को उसने ही क्या कहा था बच्चे? कोशा कहा था। याद रखेंगे कि जो कोठरी को उसने देखा था उस कोठरी को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? कोशा कहा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? भूलेंगे नहीं। यही आपसे पूछ दे कि उस कोठरी को क्या कहा गया था? कोशा कहा गया था। और बच्चे इसकी एक खोज, इसकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुई। फिर याद रखेंगे कि खोज जो है बच्चे, इसकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। इसकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपी। पूरी बात समझ में आ गई? तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम था बच्चे? माइक्रोग्राफिया। और उसी माइक्रोग्राफिया में इसकी ये खोज छपी थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। थैंक यू क्लास।